Hello दोस्तों, I'm gonna welcome you all to Anipal Film. Friends, I'm back with a beautiful movie. I hope you're gonna enjoy this movie a lot. दोस्तों, जो मूवी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मूवी का नाम है आर्मी ऑफ द डेड। तो फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत करने से पहले I'm gonna request you all हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करता है और जिससे प्रेरित होकर हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। तो जल्दी से लाइक का बटन दबाएं और हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि नेक्स्ट मूवी हम कौन सी लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों, इस कहानी का फर्स्ट पार्ट भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो आप वो पार्ट भी देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पहले क्या हुआ ये कहानी जानकर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो आइए बिना देर करते हुए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है गाइस, कहीं मत जाइए, हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। मूवी की शुरुआत होते ही हम क्या देखते हैं कि चारों तरफ घने बादल छाए हुए हैं। एक सुनसान रोड पर बड़ी सी ट्रक दौड़े जा रही है। दरअसल ये ट्रक कोई और नहीं बल्कि मिलिट्री कैंप वाले लेकर जा रहे हैं, बिकॉज सोल्जर्स को ये आभास है कि इस ट्रक के अंदर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। उस ट्रक को ले जाने वाले सारे सोल्जर्स आपस में ये डिस्कशन कर रहे हैं कि आखिर इस ट्रक के अंदर है क्या, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो बड़ा धमाका कर दे। सोल्जर्स के आपस में कॉन्वर्सेशन चल ही रही थी कि तभी हमें सामने से एक कार दिखाई देती है और इस कार में दो कपल बैठे हुए थे और वो दोनों आपस में इतना ज्यादा मगन थे कि उनकी कार का डिसबैलेंस होता है और कार सीधा आकर ट्रक में लड़ जाती है। और यहाँ पर ट्रक और कार के आपस में भिड़ते ही एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। अब ट्रक में रखा कंटेनर बाहर आ गिरता है। ये ब्लास्ट होते ही एक सोल्जर तुरंत ही हेल्प के लिए कॉल करता है। कॉल पर बात कर रही लड़की सोल्जर्स को बताती है कि बिना देर के हुए जल्दी से जल्दी आपसे वहाँ से भाग निकलो और मैं जल्दी से जल्दी हेल्प के लिए आपके पास किसी न किसी को भेजती हूँ। और इससे पहले कि ये सोल्जर्स कुछ समझ पाते और अपना स्टेप फॉरवर्ड ले पाते, उस कंटेनर से निकलता है एक बड़ा सा ज़ॉम्बी। और गाइस, आपको इस ज़ॉम्बी के बारे में बता दूं, ये ज़ॉम्बी कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और ताकतवर होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान भी है। अपने सामने इतना खूंखार ज़ॉम्बी देखते ही सोल्जर्स तुरंत ही अपनी गन हाथ में ले लेते हैं और वो सब मिलकर उस ज़ॉम्बी को शूट करने लगते हैं। लेकिन ये क्या, ज़ॉम्बी पर तो गोलियों का कोई असर ही नहीं हो रहा था और तो और वो ज़ॉम्बी बेखौफ होकर सोल्जर्स की तरफ बढ़ता जा रहा था और देखते ही देखते वो एक एक कर सभी सोल्जर्स को मारने लगता है। और इससे पहले कि वहाँ मौजूद और सोल्जर्स उससे बचकर भाग पाते हैं, ज़ॉम्बीज उन्हें भी पकड़कर खत्म कर देता है और वहाँ से सबका नामो निशान मिटा देता है। वैसे तो आपको इस घटना से अंदाजा लग ही गया होगा कि ये ज़ॉम्बीज कितने ज्यादा ताकतवर हैं और यही वजह है कि इन ज़ॉम्बीज को एक खास नाम दिया गया है। इन ज़ॉम्बीज को हम शामगर्स के नाम से जानते हैं। अब जब सारे सोल्जर्स मर चुके थे तो उसी कंटेनर से दो और ज़ॉम्बीज निकलते हैं। अब यहाँ पर टोटल 3 ज़ॉम्बीज हो चुके थे। अब वो ज़ॉम्बीज आपस में कुछ प्लान करते हैं और लॉस वेगस को अपना नया टारगेट बनाते हैं। वो वहाँ पर पहुंचकर एक एक को काटने लगते हैं, क्योंकि वो तो यही चाहते थे कि उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाए, जिससे शहर में उनका पावर हो सके। बिकॉज वो जितनी ज्यादा संख्या में होंगे वो और पावरफुल होते जाएंगे। ज़ॉम्बीज लॉस वेगस में ही एक एक कर सबको निशाना बना रहे थे और हमारे सोल्जर्स लगातार इन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी उनके हाथ नहीं आ रहा था और देखते ही देखते लॉस वेगस में ये अपनी धाक जमा लेते हैं। अब यहाँ से कहानी आगे की ओर बढ़ती है और हमें 3 और सोल्जर्स दिखाए जाते हैं, जिनका नाम है स्कॉट, मारिया और वेंडी रॉय। दरअसल ये तीनों ऐसे सोल्जर्स थे जिन्होंने ज़ॉम्बीज की वजह से कोई न कोई अपना फैमिली मेंबर खोया था। लॉस वेगस की गवर्नमेंट भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशानी में थी, बिकॉज एक एक कर ज़ॉम्बीज लोगों को अपनी तरह बनाते जा रहे थे। तो इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट इन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए एक बड़ा फैसला लेती है, यानी कि लॉकडाउन। जी हाँ, वो पूरे शहर में लॉकडाउन लगा देती है और सबका आना जाना रिस्ट्रिक्टेड कर देती है। और जिस एरिया में ज़ॉम्बीज की संख्या ज्यादा थी वो उस एरिया को बड़े बड़े कंटेनर से सील कर देती है, ताकि ज़ॉम्बीज वहीं पर कैद रहने पाए और वहाँ से निकलकर बाहर ना पाए। और इस लॉकडाउन की वजह से मैक्सिमम लोगों की जॉब जा चुकी थी, जिनमें स्कॉट भी शामिल था। अब यहाँ से स्टोरी 4 महीने आगे का रुख मोड़ लेती है और हमें स्कॉट को दिखाया जाता है जिसने अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला हुआ है, ताकि वो आसपास के लोगों की कुछ मदद कर पाए और उन तक डिलीशियस फूड पहुँचा पाए। एक दिन स्कॉट अपने रेस्टोरेंट में कुछ वर्क कर रहा होता है कि तभी वहीं पर एक आदमी आ जाता है और आपको बता दूं, ये आदमी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं बल्कि एक बहुत अमीर गैम्बलर है, जिसका नाम मिस्टर टनाका है। टनाका स्कॉट से आकर मिलता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और मुझे पता है कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे। टनाका स्कॉट से कहता है कि तुम्हें भी पता है कि जल्द ही गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर एक न्यूक्लियर अटैक होने वाला है और इस अटैक में कहीं न कहीं सब कुछ खत्म हो जाएगा। मिस्टर टनाका बात करते हुए बातों को काफी इधर उधर घुमा रहा था। इस पर स्कॉट कहता है कि मुझे साफ साफ बताइए कि आखिर बात क्या है। उसके ऐसा पूछने पर वो कहता है कि लॉस वेगस के ओलंपस के कैसीनो के बेसमेंट में मेरा $200 मिलियन मौजूद है और जैसे ये मिसाइल यहाँ पर गिरेगी मेरा पूरा पैसा जलकर खाक हो जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। दोस्तों, आपको बता दूं, एक्चुअली इसी कैंपस में सारे ज़ॉम्बीज को बंद किया गया है और यही एरिया पूरी तरह से सील है और इसीलिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि जल्दी ही यहाँ पर वो मिसाइल गिराएगी, एक साथ सारे ज़ॉम्बीज को खत्म कर देगी, क्योंकि उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं नजर आ रहा था। स्कॉट के पूछने पर कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो, वो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ अपनी टीम के साथ जाओ और वो पूरा पैसा सेफली मेरे हवाले कर दो और अगर तुमने ये कर दिखाया तो उस पैसे में से मैं तुम्हें 50 मिलियन यूरोस दूंगा। इतना बड़ा अमाउंट सुनते ही स्कॉट काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है। टनाका स्कॉट से कहता है
है कि तुम चाहो कितने भी मेंबर्स अपने साथ शामिल कर सकते हो, मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे तो बस मेरा पैसा चाहिए। वो उसे ये भी कहता है कि तुम्हारे पास 36 आवर्स हैं और इन 36 घंटों में तुम जल्दी से जल्दी मुझे ये सोचकर बताओ कि तुम इस काम के लिए तैयार हो या नहीं। स्कॉट ने इतने पैसे अपनी पूरी लाइफ में नहीं कमाए थे और एक्चुअली स्कॉट ये चाहता था कि वो इन पैसों को हासिल करे। इसी कारणवश वो रात भर इस बारे में सोचता रहा, बिकॉज इन पैसों को हासिल करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें तो स्कॉट की जान भी जा सकती थी और तो और वो अपने साथ जिन लोगों को लेकर जाएगा शायद वो भी मारे जा सकते हैं। उसके मन में इन्हीं सारी बातों को लेकर उधेड़-बुन लगी हुई थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं इसी शहर में लगे रिफ्यूजी कैंप्स को, और इस रिफ्यूजी कैंप में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम है गीता, और गीता वहीं पर एक लड़की से मिलती है जिसका नाम कीट है। आपको बता दूं कीट कोई और नहीं बल्कि स्कॉट की ही बेटी है। दरअसल कीट अपने फादर से बहुत ज्यादा नाराज है, बिकॉज उसे ऐसा लगता है कि उसके फादर ने ही उसकी माँ को मारा है और यही वजह है कि वो अपने पिता से दूर यहाँ रिफ्यूजी कैंप में रहती है। अब हमें गीता और कीट की कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है जिसमें गीता कीट से कहती है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है क्योंकि मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं और शिफ्ट होना चाहती हूँ। अब गीता किसी लिली नाम की लड़की के बारे में बात करती है। वो कीट को बताती है कि यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम लिली है। वो कुछ पैसों के लिए यहाँ के लोगों को लॉस वेगस के उसी कैंपस में भेजती है जिसमें ज़ॉम्बीज़ मौजूद है और लिली एक एक कर सबके साथ ऐसा कर रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती, इसलिए मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती हूँ। इन दोनों की कॉन्वर्सेशन चल ही रही थी कि तब तक वहीं पर बीच में एक आदमी आ जाता है जो कि गीता पर गन पॉइंट करते हुए कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो आगे तुम्हें खतरा हो सकता है क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है, और अगर वहाँ मौजूद पैसों को चुराने में तुमने मेरी मदद की तो शायद तुम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाओगी। अब कीट और गीता मिलकर यहाँ दोनों कैसे न कैसे बातों को संभालते हैं और उसे तुरंत ही वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। अब यही से स्टोरी थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हम स्कॉट उसकी बेटी और उसकी वाइफ को देखते हैं। वैसे तो तीनों बहुत ही अच्छी फैमिली थे, लेकिन एक दिन ज़ॉम्बीज़ उसकी वाइफ को काट लेते हैं और अब वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी, जिसके कारण उसकी वाइफ स्कॉट को मारना चाहती थी और वो अदर लोगों को भी नुकसान पहुँचा रही थी। और अब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ना चाहते हुए भी स्कॉट को अपनी वाइफ को मारना पड़ता है। वो उसे पकड़कर चाकू से उसके सर पर वार कर देता है, जिसके कारण वो वहीं पर मारी जाती है और उसे ऐसा करते हुए उसकी बेटी देख रही थी। यही वजह है कि वो अपने फादर से बहुत ज्यादा नाराज है। इवन वो तो उनसे बात करना नहीं चाहती, इसीलिए वो अपने फादर से दूर रिफ्यूजी कैंप में रहती है। अब ये सीन दिखाने के बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है और जहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि स्कॉट ने ये डिसीजन ले लिया है कि वो टनाका की मदद जरूर करेगा और वो वहाँ उन पैसों को चुराने के लिए जरूर जाएगा। वो अपनी टीम में कुछ लोगों को शामिल करना चाहता है, जिसके लिए वो अपने कई अजीज मित्रों से मिलता है। सबसे पहले तो वो मारिया के पास जाता है। दरअसल मारिया टीम को हैंडल करने में बहुत माहिर थी। वो उसे पूरी बात बताता है और मारिया उसके मिशन के लिए हाँ कर देती है। अब वो अपने दूसरे फ्रेंड के पास जाता है जिसका नाम है वेनी रॉय। दरअसल वेनी रॉय बहुत अच्छा शूटर है। इन लोगों की कॉन्वर्सेशन के दौरान ही इनकी मुलाकात एक और लेडी से होती है जिसका नाम मेरियान है। दरअसल मेरियान एक पायलट है और इन्हें भी अपनी टीम में एक पायलट की जरूरत है। अब वो अपने दूसरे फ्रेंड्स के पास जाता है जिनका नाम माइकी और चैम्बर्स है और ये दोनों भी शूट करने में बहुत ज्यादा माहिर हैं। अब इनकी काफी हद तक टीम तैयार हो चुकी थी, लेकिन अभी इन्हें एक और स्पेशल व्यक्ति की जरूरत थी, यानी कि वो व्यक्ति जो कि लॉक तोड़ने में माहिर हो। अब स्कॉट के फ्रेंड उसे एक पर्सन के बारे में सजेस्ट करते हैं जो कि लॉक तोड़ने में माहिर होता है और उसका नाम है डीटेर। स्कॉट बिना देर किए हुए उसके पास पहुंचता है और पूरी बात बताता है और वो भी इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है और अब पूरी टीम रेडी थी। अब इनकी टीम रेडी होने के साथ साथ 36 घंटे भी पूरे हो चुके थे और आवर्स कंप्लीट होते ही टनाका इनसे मिलने के लिए आ जाता है। वो स्कॉट से कहता है क्या तुम तैयार हो? इस पर स्कॉट हाँ में सर हिला देता है। अब टनाका इन्हें आगे के प्लान के बारे में बताता है। वो इन्हें अपने खास व्यक्ति से मिलवाता है जिसका नाम मार्टिन था। टनाका कहता है तुम्हारे साथ में मार्टिन भी जाएगा और वो 24/7 तुम्हारे ऊपर नजर रखेगा कि कहीं तुम इन पैसों को चुराकर यहाँ से फरार न हो जाओ। और टनाका इन्हें कुछ ब्लूप्रिंट्स भी देता है जिसकी हेल्प से वो आसानी से उस बेसमेंट में पहुँच सकते थे और वहाँ का लॉक तोड़कर पैसे लेकर बाहर आ सकते थे। स्कॉट और उसकी पूरी टीम धावा बोलने के लिए तैयार थी। स्कॉट वहाँ जाने से पहले अपनी बेटी से मिलने जाता है। वो अपनी बेटी से कहता है कि शायद मैं तुमसे आखिरी बार मिल रहा हूँ क्योंकि मैं जिस मिशन पे जा रहा हूँ पता नहीं कि मैं वहाँ से बचकर वापस भी आ पाऊंगा या नहीं। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर कीट जब अपने फादर से मिलने के बाद अंदर आती है तो वो क्या देखती है कि गीता अपने रूम में नहीं है और ये देखकर वो तुरंत ही लिली से मिलने जाती है और लिली से उसका काफी झगड़ा होता है। वो उससे कहती है कि आखिर तुमने गीता को कहाँ भेजा है? इस पर लिली कहती है कि मैंने तो गीता को भेज दिया वो पैसे चुराने के लिए। और उसकी ये बात सुनकर कीट काफी ज्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि उसे ये पता था कि वहाँ पर जाना यानी कि मौत को न्योता देने के बराबर है। सीन शिफ्ट होता है और हम स्कॉट और उसकी टीम को देख पाते हैं जो कि ये प्लानिंग कर रही थी कि आखिर लॉकडाउन एरिया में छिपते छिपाते पहुंचा कैसे जाए क्योंकि वो खुलकर सामने से नहीं जा सकते थे। तो इसका रास्ता सिर्फ इन्हें लिली बता सकती थी और लिली ऐसी पर्सन थी जो कि उन्हें वहाँ तक पहुँचा सकती थी। इसलिए स्कॉट बिना देर के हुए लिली से कांटेक्ट करता है और वो उसकी मदद मांगता है और लिली तो कहीं न कहीं वो पैसे चाहती ही थी, तो इसीलिए इन लोगों को ना चाहते हुए भी लिली को अपनी टीम में शामिल करना पड़ता है। इनकी ये कॉन्वर्सेशन चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक सोल्जर आ जाता है। इस सोल्जर का नाम ब्रूट है। ब्रूट इन सभी से कहता है कि मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल चुका है और मैं जल्द ही ये सारे राज खोल दूंगा और तुम सभी फंस जाओगे। स्कॉट को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो ब्रूट को पैसों का लालच देता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें पूरे 20 यूरोज दूंगा। और अब ब्रूट भी इनकी टीम में शामिल हो चुका था। अब लिली की हेल्प से ये सभी पहुंच चुके थे उसी कैंपस में। जब स्कॉट अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँच चुका था उसके थोड़ी ही देर बाद हम क्या देखते हैं कि स्कॉट की बेटी कीट भी उसी कैंपस में आ चुकी है
है। दरअसल वो यहाँ पर अपनी फ्रेंड गीता को बचाने के लिए आई है। अब जब ये सभी वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ का मंजर देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मरे पड़े थे। और तभी लिली इन सभी को बताती है कि धूप के कारण ये सारे ज़ॉम्बीज़ ऐसे हो गए हैं, और अगर कहीं बारिश का मौसम होता तो हम सभी यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं टिक पाते। लिली बहुत ज्यादा चालाक थी, वो जल्दी से हवा में फायर करती है और उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक ज़ॉम्बी शेर आ जाता है, जिसे देखकर सारे डर जाते हैं। अब लिली बड़ी ही चालाकी से पास में ही खड़े ब्रूट के पैर में गोली मार देती है, जिसकी वजह से वो वहीं गिर जाता है। जब स्कॉट और उसकी टीम उसे ऐसा करते देखती है तो वो उसे रोकने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब लिली उन्हें बताती है कि अगर हमें आगे जाना है और अपने मिशन को सक्सेसफुल बनाना है तो हमें कहीं न कहीं ज़ॉम्बीज़ से डील करनी होगी। लिली इन सभी को बताती है कि अगर हमने ज़ॉम्बीज़ की टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया तो हम यहीं अभी के अभी मारे जाएंगे। तभी दूसरी तरफ हमें ज़ॉम्बीज़ दिखाई देने लगते हैं, जो कि शूट की आवाज से यहाँ आ चुके थे। यहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज़ के साथ एक फीमेल ज़ॉम्बी आई थी, जो कि मेन ज़ॉम्बी की वाइफ होती है। अब यहाँ आए हुए ज़ॉम्बीज़ ये समझ चुके थे कि इंसान हमसे डील करना चाहते हैं और ब्रूट के तौर पर उन्होंने हमारे लिए ये गिफ्ट भेजा है। और देखते ही देखते वो ज़ॉम्बीज़ ब्रूट पर अटैक कर देते हैं और वो वहाँ से ब्रूट को खींचकर अंदर की ओर ले जाते हैं। और अब इनका रास्ता क्लियर था, जिससे ये आसानी से अंदर की ओर जा सकते थे। ये लोग बचते बचाते पीछे के रास्ते से निकलते हैं। दूसरी तरफ हम मेन ज़ॉम्बी, जिसका नाम यूज है, उसे देखते हैं, जो कि अपनी वाइफ के साथ था और उसकी वाइफ ब्रूट को वहाँ खींचकर ले आती है। वो वहाँ के पूरे इंसिडेंट के बारे में यूज को बताती है और फिर उसके कान में कुछ फुसफुसाती है। और यहाँ पर इनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि यूज की वाइफ प्रेग्नेंट है और जल्द ही वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। और ये न्यूज सुनते ही ज़ॉम्बी यूज बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यूज कहता है इसी खुशी के मौके पर हम इस इंसान को नहीं खाएंगे, बल्कि इसे काटकर अपनी ही तरह ज़ॉम्बी बना लेंगे, और वो ऐसा ही करते हैं। अब स्कॉट की टीम लगातार आगे बढ़ रही थी। हम मार्टिन को देखते हैं, जो कि चैम्बर को पसंद करता था, लेकिन चैम्बर तो उससे बात भी नहीं करना चाहती, तो इसीलिए वो बड़ी ही चालाकी से चैम्बर को रास्ता भटका देता है, जिसकी वजह से चैम्बर किसी और ही रूट पे पहुंच जाती है। अब चैम्बर यहाँ अपनी टीम से बिछड़ चुकी थी और वो किसी और ही रास्ते पर आ चुकी थी। वहाँ आगे बढ़ने पर वो क्या देखती है कि कुछ ज़ॉम्बी सो रहे हैं, इसलिए वो बहुत ही चुपके चुपके अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। लेकिन तभी वो एक ज़ॉम्बी से टकरा जाती है और यहाँ पर शोर शराबा होने लगता है, जिसकी वजह से सोए हुए ज़ॉम्बीज़ जग जाते हैं और वो चैम्बर पर अटैक करने लगते हैं। चैम्बर को कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, इसलिए जल्दी से वो अपनी गन निकालती है और एक एक कर ज़ॉम्बीज़ के माथे पर गोलियां मारने लगती है। दरअसल चैम्बर को ये चीज पता थी कि अगर हम ज़ॉम्बीज़ के सिर को शूट करेंगे तभी वो मारे जाएंगे, अन्यथा कहीं और गोली मारने पर उन पर बिल्कुल असर नहीं होगा। अब गोलियों की आवाज सुनकर चैम्बर को ढूंढते हुए इनके टीम मेंबर भी वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने चैम्बर को काट लिया था। यहाँ पर चैम्बर अपने फ्रेंड से कहती है कि तुम जल्दी ही मुझे शूट कर दो, अब मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं, तुम सभी अपने मिशन की ओर आगे बढ़ो। न चाहते हुए भी माइकी को चैम्बर को शूट करना पड़ता है। चैम्बर को मारने के बाद बिना देर किए हुए ये सभी यहाँ से निकलते हैं और अपनी टीम के साथ एक छोटी सी जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो वही मैप खोलते हैं जो कि टनाका ने इन्हें दिया था। ये सभी उस मैप की मदद से ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे बेसमेंट तक सुरक्षित पहुंचा जाए। तभी मेरियान यानी कि पायलट प्लेन को ढूंढते हुए टॉप फ्लोर पे पहुंच जाती है। मेरियान प्लेन को इस हालत में देखकर अपनी टीम मेंबर से कहती है कि मुझे नहीं पता कि प्लेन स्टार्ट भी होगा या नहीं, क्योंकि इस प्लेन में तो काफी ज्यादा जंग लग चुकी है। मेरियान हंसते हुए कहती है कि मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैं तुम सबको सुरक्षित यहाँ से उड़ाकर ले भी जा पाऊंगी या नहीं। अब ये सभी अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग रास्तों पर जा चुके थे, जहाँ पर कीट और स्कॉट मेन जनरेटर डिवीजन में पहुँचते हैं। दरअसल यहाँ के जनरेटर में तेल खत्म हो चुका था और जिसकी वजह से सारी लिफ्ट्स बंद पड़ी थी। अब सबसे पहले वो जनरेटर में तेल डालते हैं और वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ माइकी और उसका दोस्त वो उसी बेसमेंट के अंदर पहुँच चुके थे, जहाँ पर वो तिजोरी मौजूद थी और यही से उन्हें $200 मिलियन निकालने थे। उस जगह को देखकर माइकी का दोस्त कहता है इतने सारे पैसे और कोई भी सिक्योरिटी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो कहता है मुझे इस बात का अंदाजा है कि यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो माइकी से कहता है कि हमें सबसे पहले इस रास्ते पर ज़ॉम्बीज़ को भेजना चाहिए, ताकि अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो हम उसे डिटेक्ट कर पाए। अब माइकी को भी उसकी बात सही लगती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मार्टिन और लिली के पास, जो कि बाहर सभी की रक्षा के लिए थे। और तभी मार्टिन हवा में फायर करता है। फायरिंग इसलिए थी ताकि वो इन ज़ॉम्बीज़ को बता सके कि हमने तुम्हारे साथ डील की है। इस शूट की आवाज सुनकर यूज यानी कि वहाँ का लीडर उसकी वाइफ वहाँ पर आ जाती है। लेकिन ये क्या, मार्टिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम खेलता है। वो बहुत ही चालाकी से उसकी वाइफ को पकड़ लेता है और अब वो उसका गला काटने लगता है। मार्टिन धीरे धीरे कर उसके गले को काटता जा रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत जोर से चिल्ला रही थी और उसकी आवाज उस पूरे कैंपस में गूंज रही थी। और यहाँ तक कि यूज के पास भी उसकी आवाज पहुँच चुकी थी। मार्टिन उसका पूरा गला काट चुका था। गला काट कर वो उसका सर एक थैली में रख देता है और तभी वो वहाँ मौजूद लिली को बताता है कि मेरे बॉस यानी कि टनाका को पैसों से कोई मतलब नहीं है, वो तो यूज की वाइफ का सर जाते थे ताकि वो पूरे ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सके, और ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करके वो इस शहर पर भी अपना हुक्म चलाना चाहता था। अगर इसमें कोई उसकी हेल्प कर सकता था तो वो थी यूज की वाइफ, और इसीलिए मार्टिन ने ऐसा किया। और इधर ये पता करने के लिए कि तिजोरी के सामने जाने पर कोई खतरा है या नहीं, पीटर और उसका दोस्त एक स्मार्ट मूव लेते हैं। वो दोनों कॉर्नर में छुप जाते हैं और वही सामने पत्थरों को फेंककर लाउड आवाज करके ज़ॉम्बीज़ को वहीं पर बुला लेते हैं, ताकि वो आवाज सुनकर उसी तिजोरी वाले रास्ते से निकले और डीटर चुपके से छुपकर ये जान पाए कि आगे जाने पर क्या क्या खतरे हैं। उन ज़ॉम्बीज़ के वहाँ पर जाते ही ऑटोमेटिकली वहाँ पर गोलियां बरसने लगती हैं। ये सभी दूर खड़े हुए इस नजारे को देख रहे थे और वो काफी ज्यादा खुशी भी महसूस
महसूस कर रहे थे क्योंकि अब उनका रास्ता क्लियर हो चुका था और तब तक उधर जनरेटर स्टार्ट हो चुका था जिसकी वजह से वहाँ पर लाइट आ जाती है। और वहीं सामने लगी टीवी में ये न्यूज चल रही होती है कि यहाँ 3 दिन के बजाय अब 1 से 1.5 घंटे में ही ब्लास्ट होने वाला है। ये खबर सुनते ही ये सभी काफी घबरा चुके थे और अब इन्हें अपनी स्पीड 10 गुना करनी थी ताकि ये जल्दी से यहाँ से बचकर निकल पाए। अब बिना देर किए हुए डीटर अपने टीम मेंबर के साथ उसे लॉक के पास पहुंच चुका था और डीटर तिजोरी को खोलने की कोशिश करने लगता है। इस पर स्कॉट उससे कहता है क्या तुम ये काम जल्दी से खत्म कर पाओगे। अभी डीटर स्कॉट पर शाउट करता है और उसे कहता है ये काम बहुत ही सामंजस्य से करने वाला है, इसलिए कृपया करके आप लोग मुझे डिस्टर्ब ना करें और मुझे अपना काम बखूबी करने दें। उसकी पूरी टीम काफी ज्यादा नर्वस और एक्साइटेड भी थी। तभी डीटर सबको बोलता है दिल थाम के बैठ जाइए और मुझे अपना काम शांति से करने दीजिए ताकि मैं इस लॉक की बारीकियों को समझ पाऊं और जितनी जल्दी हो सके इस लॉक को तोड़ दूं। और वो ऐसा करता भी है। डीटर अपनी सूझबूझ और बड़ी ही चालाकी से उस लॉक को तोड़ देता है और फिर क्या था, सबके सामने खुलकर आ जाता है पैसा ही पैसा। अब ये पूरा पैसा इनकी टीम के हाथों में आ चुका था। अब ये सभी पैसे बटोरने की तैयारी में लग जाते हैं और दूसरी तरफ हम यूज की ब्राइट को देखते हैं जिसका सर मार्टिन ने काट दिया और उसकी बॉडी जमीन पर पड़ी हुई है, जिसे देखकर ज़ॉम्बी यूज का दिमाग खराब हो जाता है। वो पागलों की तरह रिएक्ट करने लगता है। वो अपनी वाइफ को उठाकर सारे ज़ॉम्बीज के बीच में लेकर आता है और इन सभी से कहता है अब हमें बदला लेना है, मैं आज अभी यहीं पर अपनी डील खत्म करता हूँ। और वो ये भी ऐलान कर देता है कि एक एक कर इंसान को ढूंढो और उन्हें खत्म कर दो। सारे ज़ॉम्बीज निकल पड़ते हैं इंसानों को मारने के लिए। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि सभी ने तिजोरी से पैसा इकट्ठा कर लिया है। अब ये सभी लोग वहाँ से निकलने के लिए तैयार थे और तभी लिली की नजर एक मशीन पर पड़ती है। दरअसल ये मशीन नोट गिनने की थी। लिली जल्दी से उस मशीन को अपने पास रख लेती है और स्कॉट से कहती है आगे चलकर ये हमारे काम आने वाली है और दोनों स्माइल करने लगते हैं। अब स्कॉट और मारिया दोनों यहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर ज़ॉम्बीज की एंट्री हो जाती है और वो भी भारी संख्या में। वो तुरंत ही मारिया को पकड़ लेते हैं और उसे एक ही झटके में खत्म कर देते हैं। और अब बारी थी स्कॉट की। उन ज़ॉम्बीज के बीच में उनका लीडर यूज भी था जो कि स्कॉट पर हमला ही करने वाला था कि तभी स्कॉट अपनी गन निकाल लेता है और एक एक कर सभी को शूट करने लगता है। फायरिंग की आवाज सुनकर उनके टीम मेंबर्स भी वहाँ जाते हैं उन्हें बचाने के लिए, लेकिन ज़ॉम्बीज की संख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि वो सभी कुछ नहीं कर पा रहे थे। और तभी डीटर क्या देखता है कि विंडरॉय के ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला करने वाला है। अब डीटर बिना देर किए हुए विंडरॉय को जल्दी से उसी तिजोरी के अंदर पैक कर देता है और बाहर से उसका डोर लॉक कर देता है। वहाँ पर मार्टिन भी मौजूद होता है। वो जल्दी से ब्राइट के कटे हुए सर को उठाता है और वो थैली लेकर वहाँ से भाग निकलता है। मार्टिन बाहर आकर जल्दी से उस थैली को खोलता है, वो भी ये चेक करने के लिए कि क्या यूज की वाइफ का सर सही सलामत है। वो जैसे ही उसे खोल कर देखता है ये क्या, उसमें तो सर है ही नहीं, यानी कि वो किसी और ही थैली को उठा रहा है जिसमें एक मशीन थी, वही नोट गिनने की मशीन। वो इसी उलझन में था कि तब तक उसका पीछा करते हुए वहाँ पर एक ज़ॉम्बी शेर आ जाता है और वो देखते ही देखते उसका भरता बना देता है और उसे वहीं पर मार देता है। इस वक्त इन सभी के पास यहाँ से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये सभी लोग किसी न किसी हाल में अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना चाहते थे और इसलिए सभी मेन कैंपस की तरफ मुड़ जाते हैं और वहाँ से निकलते वक्त कैंपस में और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और अब वो माइकी को पकड़ लेते हैं। वो माइकी को वैसे ही मारने लगते हैं जैसे कि उन्होंने पहले चैम्बर को मारा था। यहाँ पर माइकी अपने दोस्तों से कहता है कि तुम मेरी परवाह मत करो, तुम सभी यहाँ से अपनी जान बचाकर निकलो क्योंकि इन्हें मारने के लिए बॉम्ब ब्लास्ट करना होगा जो कि मैं करने जा रहा हूँ। ऐसा सुनते ही उसके दोस्त उसे छोड़कर वहाँ से भागने लगते हैं और उनके पीछे से माइकी बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। लेकिन उस ब्लास्ट में सारे ज़ॉम्बीज नहीं खत्म होते क्योंकि अभी भी ज़ॉम्बीज भारी संख्या में वही मौजूद थे। उन्हें मारना इतना भी आसान नहीं था। ये सभी बिना देर किए हुए जल्दी से कैंपस की छत की तरफ भागते हैं क्योंकि वहाँ पर प्लेन खड़ा है। ये सभी किसी न किसी तरीके से वहाँ पहुँच तो जाते हैं लेकिन इनका पीछा करते हुए वहाँ यूज आ जाता है और यूज को देखते ही लिली उसकी ज़ॉम्बी वाइफ का सर निकाल लेती है। वो उससे कहती है तुमने मुझे या किसी और को कुछ भी किया तो मैं इसे पूरा खत्म कर दूंगी। दरअसल यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर यूज को अपनी ब्राइड का कटा हुआ सर मिल गया, जब यूज अपनी वाइफ का सर उसकी बॉडी से जोड़ेगा तो वो फिर से पहले की तरह ज़ॉम्बी बन जाएगी और जिंदा हो जाएगी। और यही वजह है कि यूज किसी भी हाल में अपनी वाइफ का सर पाना चाहता है ताकि वो उसके सर को उसकी बॉडी से जोड़कर उसे फिर से जिंदा कर सके। लिली उसकी वाइफ के सिर को अपने हाथ में पकड़ लेती है लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, यूज एक बड़ा सा वेपन निकालता है और उसके सीने में भोंक देता है। अब लिली को तो पता चल चुका था कि वो तो मरने वाली है, इसलिए वो छत से ही उसकी वाइफ का सर नीचे फेंक देती है और जमीन पर गिरते ही उसका सर चकनाचूर हो जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नीचे के कैंपस में जहाँ हम कीट को देख पाते हैं। कीट यानी कि स्कॉट की बेटी। दरअसल वो इस कैंपस में इसलिए आई है ताकि वो गीता को बचा सके। फाइनली कीट अब गीता तक पहुँच चुकी थी। कीट गीता से मिलते ही सबसे पहले उसे हक करती है और उससे वहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन कीट वहाँ से नहीं निकल पाती क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। यहाँ तक कि यूज भी उसकी बेटी को मारने के लिए नीचे आ चुका था। कीट पूरी तरह से ट्रैप में फंस चुकी थी। वो जोर जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनते ही स्कॉट काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसकी बेटी मुसीबत में है। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कैंपस की ओर भागता है लेकिन वो यूज को नहीं खत्म कर पाता क्योंकि यूज ने अपने फेस पर एक लोहे का मास्क पहना हुआ था ताकि कोई भी उसके सर पर गोली न मार सके और वो हमेशा जिंदा रह सके। अब यहीं पर एक बहुत लंबी लड़ाई चलती है जिसमें किसी तरह से स्कॉट अपनी बेटी को बचाकर छत पर ले आता है। ऊपर पहुंचकर ये सभी बिना देर किए हुए जल्दी से प्लेन में बैठ जाते हैं और मेरियान प्लेन उड़ाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर यूज आ जाता है। प्लेन थोड़ा सा उड़ चुका था। यूज एक लंबी छलांग मारता है
है और सीधा प्लेन के ऊपर पहुंच जाता है। स्कॉट अपनी बेटी को कुछ भी नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वो सबको दूर रहने के लिए कहता है। वो ज़ॉम्बी स्कॉट का हाथ भी तोड़ देता है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। अब कैसे न कैसे करके स्कॉट आखिरकार ह्यूज के सर पर गोली चला ही देता है और जिसके कारण उसका अंत वहीं पर हो जाता है। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन स्कॉट को ज़ॉम्बी ह्यूज ने काट लिया था। उधर मैरियान अपनी उड़ान तेज करती है क्योंकि जल्दी ही यहाँ पर ब्लास्ट होने वाला था। देखते ही देखते वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ब्लास्ट कर दिया जाता है और उसकी तरंगे इतनी ज्यादा दूर तक जाती हैं कि इनका हेलीकॉप्टर भी रास्ते में क्रैश हो जाता है, जिससे सभी लोग इधर उधर बिखर जाते हैं। वही हम कीट को देखते हैं जो कि जल्दी से उठती है और अपने पिता को आसपास ढूंढने लगती है। वो उनके पास पहुंचकर क्या देखती है कि उसके फादर भी ज़ॉम्बी बनने वाले हैं। कीट अपने पिता को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा सैड हो जाती है। वो उन्हें नहीं मारना चाहती, लेकिन उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम मुझे मार दो, नहीं तो मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। और कीट को हार कर अपने पिता पर गोली चलानी पड़ती है, जिससे वो भी वहीं पर मारे जाते हैं। अब कीट को भी ये समझ आ चुका था कि आखिरकार उनके पिता ने उनकी माँ को क्यों मारा, क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी, जिसके कारण कीट को बहुत ज्यादा पछतावा भी हो रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है वेंडी रॉय की तरफ, जहाँ पर हम क्या देख पाते हैं कि वेंडी रॉय अभी भी सुरक्षित है क्योंकि डीटर ने उसे तिजोरी में बंद कर दिया था और वो वहाँ से पैसों का बैग देकर सुरक्षित बाहर निकल आता है। वो बाहर आकर एक कार बुक करता है और वहाँ से सीधा पहुँचता है प्राइवेट चार्टर प्लेन की लोकेशन पर, क्योंकि अब तो उसके पास बहुत सारा पैसा था। वो जल्दी से बिना देर किए वहाँ से एक प्राइवेट जेट खरीद लेता है और ऐसा करने की वजह से वहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा खातिरदारी होती है। लेकिन वेंडी रॉय को कुछ सही नहीं महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। तभी वहीं पर एयर होस्टेस आती है और उसे कहती है क्यों ना आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं। इसलिए वेंडी रॉय जल्दी से फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाता है और जैसे ही वेंडी रॉय अपने कपड़े रिमूव करता है, वो क्या देखता है कि उसे भी कई ज़ॉम्बीज ने काट लिया है। लेकिन वो किसी को बिना बताए चुपचाप सफर करके न्यूयॉर्क पहुंच जाता है, जिससे ये साफ जाहिर होता है जो भी नेक्स्ट पार्ट आएगा उसकी कहानी का सफर न्यूयॉर्क से शुरू होगा। और इसी खतरनाक से एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई होप कि आपने मूवी को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। गाइज, आप हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करने के लिए हमें कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आगे हम आपके लिए कौन सी इंटरेस्टिंग मूवी लेकर आए ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।